हाँ, तो देखो एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, फास्फोरस के एलोट्रोप पढ़ लिए थे, और लास्ट में हम लोगों ने कुछ सल्फर और फास्फोरस के कंपाउंड पढ़े थे, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद है? यस सर। यस यस सर। उतना निपटा लिया था, ठीक है। बट अभी भी बेटा अपना चैप्टर, अभी जो ग्रुप नंबर 15 है वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, ठीक है। ओके रित्विका, ठीक है, चलो अब चैटिंग नहीं, अब इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, मीटिंग बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग, अब बस मेरी बात सुनो। तो चैप्टर बेटा कौन सा रहेगा? चैप्टर तो वही रहेगा अपना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। चैप्टर कौन सा रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और अगर बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक क्या रहेगा? अभी 15th ग्रुप ही रहेगा, ठीक है, 15th ग्रुप ही चलेगा अभी, तो 15th ग्रुप लिख देते हैं पार्ट 2। 15 ग्रुप का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आज हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है ना, तो इसे हम लोग इतना जल्दबाजी में पढ़ नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आप लोग टॉपिक और चैप्टर का नाम जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं कनेक्शन देख लो अपना नेट का, ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो इतना नोट कर लेना सबने। यस सर। तो आ जाओ बेटा, देखो, तो जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बाद आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कैसा दिखता है, घर वाले कैसे हैं इसके, कहाँ रहता है, ठीक है, सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, वो हम लोग कल देख ही चुके थे, है ना। कल हम लोगों ने जो सल्फर के और फॉस्फोरस के कंपाउंड देखे थे, उसमें हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देख चुके थे कि P4 की स्ट्रक्चर कैसी, ठीक है। और इनके बीच में भी बॉन्ड होता है और इनके बीच में भी बॉन्ड होता है। हमें पता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो एक टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 15। तो आप इसे क्या लिखोगे? 2,8,5, राइट। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस सर। अब 5 में से बेटा इसने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज कर रखे हैं, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा। अब अगर आपको लोन पेयर पता है तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें बेटा हाइब्रिडाइजेशन, तो बताएगा कोई कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? बोलो 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 बेटा, बताओ लो। कोई पूछ रहा है बेटा कुछ? सॉरी, कोई कुछ बता रहा है? देखो कैसे निकालते हैं फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बेटा। हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है स्टीरिक नंबर से, और स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। किसी बच्चे का आंसर आ चुका है sp3, प्रतिभा कह रही है sp3, बिल्कुल सही। देखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को। जितने सिंगल बॉन्ड वही सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितने देख लो बेटा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर कितना? 1, 3 और 1 कितना आ गया? 4। हमने क्या लिख दिया? तनिष्का का भी आ गया, ठीक है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अगर आपका स्टेट नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा? sp3। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो रफ में। अगर स्टेट नंबर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, और 6 आएगा तो sp3d2, और 7 आएगा तो sp3d3, ठीक है। चाहो तो साइड में कहीं पे नोट कर लो, नहीं अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप 12th में तो आपने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ी रखी होगी। इसे हटा दे बेटा, क्या हटा दे? नीचे वाले को ये हटा देते हैं, ठीक है। यस सर। चल। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आ गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया sp3, ठीक है। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आया है, तो आप एक बात बताओ बेटा, जो sp3 एक्चुअल में होता है, रियल sp3, उसमें बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? अरे इधर देखो, CH4 की स्ट्रक्चर सबको पता है, तो हाँ, यस सर। ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो पहले आप, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसे हम लोग यस। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके बीच में एंगल बेटा कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है कि नहीं होता है? यस सर। 109 डिग्री 7, 109 डिग्री 5, हाँ, है ना, ठीक है। यस 109 सर। 28 मिनट इसका होता है, डिग्री और मिनट में अगर आप निकालोगे तो इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है। किसका? sp3 का, क्योंकि अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, sp3 आएगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर कौन सी? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल। क्योंकि बेटा यहाँ पे ये आपकी रिंग बन रही है, उस वजह से होता क्या है कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में 109 डिग्री ना रह के कितना हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो तुमसे बॉन्ड एंगल पूछेगा तो गलती मत कराना कि 100, जो तुम तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडेशन कितना? sp3 है, और sp3 से हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री, जो कि गलत है, जो कि नहीं होगा। होगा कितना? 60 डिग्री, क्योंकि इसमें एंगल का स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है।
कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में एंगल स्ट्रेन होगा और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, sp3 से घट के कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इतना क्लियर है कि Yes, sir. अगर बेटा देखो, अगर इसका तुमसे एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर पूछा जाए, ठीक है, इफ आस्क, अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, वैसे तो होता नहीं है बट फिर भी मतलब पूछेंगे नहीं, बट अगर मान लो पूछ दें तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसके अंदर पी कैरेक्टर कितना है, इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना, जल्दी बता दो भैया, एस कैरेक्टर कितना, पी कैरेक्टर कितना है। 25%, बिल्कुल सही। एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है 25%, पी कैरेक्टर कितना है 75%, ठीक है। And yes, sir. इतना सबने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ये आपको पता है कि कैसे निकालते हैं एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे अगर मैं बोलूं कि sp3 हो गया, sp2 हो गया या फिर sp हो गया, इसमें आप एस कैरेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे, टोटल 100 मान लेंगे, इसमें भी टोटल 100 मान लेंगे, इसमें भी Total 100. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बेटा, पहले वाले में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 4. 4, 3 पी के और 1 एस का, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3. 3. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 2। तो इसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 33.33 आता रहेगा कंटिन्यू, और जब यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा, 50%। 50%. अब अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है उस समय क्या पता चलता है, पता है किसी को? So electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही। हायर इज द एस कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपसे पूछें कि CH3 CH3, ठीक है, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा मॉलिक्यूल होगा या कौन सा कार्बन होगा, तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, इतना जल्दी से बेटा नोट करो। अब इसके अंदर बेटा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर बेटा टोटल एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, सडन, तो मैं आपको बता देता हूं, टोटल एंगल इसके अंदर होते हैं 12, किसके, 60 डिग्री के, ठीक है। और बेटा इसके अंदर फेसेस कितनी होती है, कोई बता सकता है फेसेस कितनी होंगी टोटल? 4 फेसेस होती है। और अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड इसके अंदर कितना होता है, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड बता सकते हो बेटा कितना होगा? Yes, sir. काउंट करके बताइए। So 6. 6, ठीक है। नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना है, 6 है, बिल्कुल सही। ईशा ने भी सही आंसर दिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा नंबर ऑफ रिंग कितनी है, अगर तुमने ये बता दिया ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ रिंग बताओ कितना है, नंबर ऑफ रिंग कितना है, नंबर ऑफ रिंग निकालना आता है बेटा? Yes, sir. कैसे निकालोगे नंबर ऑफ रिंग? नंबर ऑफ रिंग को बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, ये पता था कि नहीं? Yes. नंबर ऑफ रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे निकालते हैं, देखो मान लो अपने पास एक ये क्यूब है, ठीक है, ये एक अपने पास क्यूब है और तुम्हें इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने को दे दे, या फिर तुमसे कहे नंबर ऑफ रिंग निकालो, तो कैसे निकालोगे, किसी को पता है क्या? फिर से बनाते हैं। देखो चैप्टर भले धीमे धीमे पढ़ो लेकिन एकदम डीप में पढ़ो, डेप्थ में एकदम, ठीक है, कि मतलब तुम्हें ऐसी चीज मिल जाए कि तुम्हें कहीं मिले ही ना वो, ना किसी बुक में और ना किसी दूसरे टीचर के पास। मतलब मेरा तो यही रहता है। देखो इधर नंबर ऑफ रिंग या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, शिवानी का आंसर वैसे तो आ गया बट एक बार फिर से सुन लो। देखो नंबर ऑफ रिंग या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, इस पूरे क्यूब को खोलने के लिए कितने बॉन्ड इरेज करने पड़ रहे हैं। देखो अगर हम एक बॉन्ड ये वाला हटा दें, ठीक है, तो मान लो हमने क्या करा, हमने ये वाला बॉन्ड हटा दिया, यहाँ से हमने ये वाला बॉन्ड ऐसे हटा दिया, तो क्या बेटा पूरी रिंग ओपन हो गई क्या? अभी अभी कहाँ ओपन हुई, पूरी रिंग नहीं ओपन हुई है ना, तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इस वाले को भी हटा देते हैं। अब बताओ पूरी रिंग ओपन हुई क्या? नहीं हुई। हम एक पीछे वाले को भी हटा देते हैं। अब बताओ पूरी रिंग ओपन दिख रही है क्या? एक स्क्वायर अभी भी दिख रहा है, हम क्या करें, इसे भी हटा दें। अब बताओ पूरी रिंग ओपन है कि नहीं है? अब पूरी रिंग ओपन हो गई है। तो मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड आपको इरेज करने पड़े बेटा? 4। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा कितना होगा, 4 होगा, या फिर जो नंबर ऑफ रिंग निकल के आएंगी कितनी आएंगी, 4 निकल के आएंगी। आई बात समझ में? Yes, sir. कह रहे हैं ऐसे ही। अब आप क्या करो, आप मुझे इसका बताओ, तनिष्का कभी आ गया 4, आप लोग मुझे इसका बताओ, फास्फोरस का बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? Yes, sir. बताओ बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फास्फोरस का कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, P4 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
दीक्षा 4 नहीं होगा बेटा, दीक्षा 4 नहीं होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा या नंबर ऑफ रिंग? देखो लिखो यहाँ पे एक बार, एक पी ऐसे लिखा, एक पी ऐसे लिखा, एक पी ऐसे लिखा और ये लिखा, और भैया ये बन गई रिंग, ठीक है ना, ये बन गई रिंग, बन गई दो। प्रतिभा कह रही दो। देखो हमने क्या करा बेटा, हमने एक वाला बॉन्ड इरेज करा, क्या ये ओपन हुई रिंग? नहीं हुई। हमने एक बॉन्ड ये वाला इरेज कर दिया, क्या ओपन हुई रिंग? नहीं हुई। हमने ये वाला भी इरेज कर दिया, अब हुई, हो गई। तो यानी कि 3 ही तो है बेटा, 3 बॉन्ड को हटा के ही ये रिंग ओपन हो जा रही है, तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 3 है, समझे? किसी ने भी 3 आंसर दिया है क्या? अर्शी ने दिया है सिर्फ, और किसी, तनिष्का ने 4, शिवानी ने 4, ईशा नहीं, ठीक है, प्रतिभा ने, कृतिका और अर्शी ने दिया 3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, जो क्लोज स्ट्रक्चर कोई भी है, उसमें आप क्या करो, बॉन्ड को इरेज करना चालू करो, तो जहां पे जाके बॉन्ड इरेज करने पे रिंग ओपन हो जाए, उसी को हम लोग उसका नंबर ऑफ रिंग या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक बात वही जो हम लोगों ने अभी लिखी थी, क्या कि भैया जो नॉर्मल नॉर्मल जो sp3 होता है, नॉर्मल sp3, वहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा कितना होता है? 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट, 28 ठीक है। लेकिन इन P4 में भी इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3 होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है घटके? 60 डिग्री और ये क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? ड्यू टू बेटा एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी कुछ बातें और लिख लेते हैं इसके बारे में। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ओनली ओनली साथ में करते रहो बेटा, है ना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर, इसमें समझ लो 4 ग्रुप पढ़ने हैं पूरे, तो साथ में करो। जहाँ पे अब समझाने वाला होगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। लिखो इन P4, लिखो ओनली P4 इज सॉल्युबल। अच्छा वो बताओ, कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था ना, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो क्या रेड और ब्लैक अलग अलग होते हैं फास्फोरस? नहीं नो होते सर ना। व्हाइट sir. फास्फोरस हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कराते हैं, तो हमें रेड और ब्लैक फास्फोरस मिल जाता है। क्या टेम्परेचर था? एक 450 था और एक 500 डिग्री सेल्सियस था, याद है कि नहीं? सेल्सियस यस सर तो वही लिखा हुआ है कि ओनली P4 इज सॉल्युबल इन CH2। CH2 का मतलब नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CH2 है बेटा, CS2 बेंजीन एंड CCl4, ठीक है। आगे लिखो, इट इज इट इज ओनली P4 भाई, ये तो ये अटक जाता है कभी कभी। ओनली इट इज ओनली P4 फॉर्म फॉर्म which react with alkali as well as, नहीं, alkali and undergo disproportionation। बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? सर डिस्प्रोपोर्शनेशन, आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है चैप्टर 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो वहां पे एक तो आती थी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी? जहां पे एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन, जैसे लाइक ऐसे देख लो, जैसे Zn है, Cu2+ से रिएक्शन कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn2+ में, और क्या बना रहा है? Cu बना रहा है। तो इसमें Zn का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn 0 से, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, 0 अगर कोई, और चार्ज कोई ऑक्सीडेशन नंबर बोलते इतना तो पता ही होगा, तो 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और +2 से 0 जा रहा है, अगर कोई चार्ज नहीं तो कितना होता है? 0, ठीक है। तो अगर +2 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, अगर लेफ्ट राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो बेटा अगर किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते थे? इसे हम लोग बोलते थे रिडॉक्स रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते थे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके राइट का। और हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर किसी एक ही कंपाउंड का, सुनते रहना, अगर किसी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन हो रहा हो, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, P4 की रिएक्शन लिख लो, P4 की रिएक्शन करा दो बेटा, NaOH से, एल्कली से। एल्कली मतलब बेस की बात करना है, वाटर सॉल्युबल बेस की। क्या बनेगा बता सकता कोई?
एक तो बन जाएगा बेटा PH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फीन गैस, जहरीली होती है, फॉस्फीन बनेगा। और क्या बनेगा बता सकता कोई? और बनेगा NaHPO2, PO2। एल्कली के बाद क्या लिखा है? एल्कली एंड अंडरगोज, अच्छा मैंने सही से नहीं लिखा, अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। इसका नाम बताओ बेटा, NaHPO2 का क्या नाम है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी सब लोग। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन कराएं क्या बेटा? एक क्वेश्चन कराऊं? Yes, sir. चलो, इतना नोट हो गया सबका? पहले तो मुझे क्लियर करो, अगर इतना नोट हो गया तो बात करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. गर्मी बहुत है, सब लोग पानी पीते रहो, ठीक है। ओके ओके ओके, आज भी अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं अपने साथ, लेकिन देखो टाइम के साथ कितने लोग साथ देते हैं। चलो भैया, फिलहाल तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। हम तो बता दें बेटा, पी ब्लॉक चैप्टर जो है, जब भी पेपर देने बैठना, जब भी आपका नीट का पेपर हो, जब आप पेपर देने बैठना, डेट देख लेना क्या है। तो 11th वाला पी ब्लॉक और 12th वाला पी ब्लॉक, इसे बेटा घोल के पी लेना, आधी इनऑर्गेनिक तैयार हो जाएगी। और ना मानो तो क्वेश्चन उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें लापरवाही बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या अपने पास? क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर हम NH3 की रिएक्शन HF से करा दें, इससे HF से। दूसरा, अगर हम NH3 की रिएक्शन HCl से करा दें। तीसरा, अगर हम NH3 की रिएक्शन HBr से करा दें, HBr से। और चौथा, अगर हम NH3 की रिएक्शन करा दें HI से। तो पहली बात तो बनेगा क्या, और जो बनेगा उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं, क्वेश्चन अपना अलग है। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? NH4F बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? NH4. Cl बनेगा। यहाँ पे NH4Br बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ Yes, पे sir. NH4I बनेगा, NH4 NH4I। बनेगा. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके रेट कांस्टेंट लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K3, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K4, ठीक है। अब आपको बताना क्या बेटा, रेट कांस्टेंट का ऑर्डर बताना है। आपको सॉल्यूशन में क्या बताना है? रेट कांस्टेंट का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, या कम से ज्यादा बता दो या ज्यादा से कम बता दो, वो तुम्हारी मर्जी, लिख के दो चैट में सब लोग। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन सबसे जल्दी होगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बताओ बेटा, रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बताओ बेटा, रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? किसी को आता है बेटा? Yes, sir. बताइए बेटा, बच्चों के आंसर चैट में आने लग गए। K4, K3, K2, K1 प्रतिभा कह रही है, कृतिका कह रही K4 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। और लोग बताओ, तनिष्का भी K4 कह रही है, ठीक भैया, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मतलब चलो ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था हालांकि, बट फिर भी एक चीज देखो बेटा, बात ये है कि अगर मान लो यहाँ पे F2 होता, अगर यहाँ पे F2 होता, अब यार F2 कैसे लिख दिया मैंने, शिवानी के पास फर्स्ट वाला नहीं होगा शिवानी बेटा, देखो इधर, मान लो अगर F2 होता, ठीक है, और Cl2 होता, और Br2 होता, और I2 होता। I2 थोड़ा बड़ा ही है, कोमल के सब लोग K4 बोल रहे हैं, ठीक है, दीक्षा, कोमल, और किसी ने बताया था? कनिका, उज्जवल, सबने बताया शिवानी, ठीक है। मेरी बात सुन लो जरा, इधर देखो एक सेकंड, हम क्या कह रहे हैं। और मान लो आई, तो एक बार बताओ, इनमें से सबसे जल्दी बेटा कौन, सबसे इजीली सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? I bond. आयोडीन का टूटेगा, क्यों बेटा? क्योंकि सबसे बड़ा बॉन्ड आयोडीन का है, Yes, sir. ये सबसे पहले टूट जाएगा, ठीक है। अब बताओ, दूसरे नंबर पर सबसे जल्दी कौन सा टूटेगा बेटा? B. Br का नहीं टूटेगा, दूसरे नंबर पे टूटेगा बेटा फ्लोरीन का बॉन्ड। अब कहोगे फ्लोरीन का बॉन्ड सर कैसे टूट सकता है? क्योंकि बेटा फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 3, और लोन पेयर तो सबके पास 3 3 है, लेकिन
फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, वो उसका जो एटम दूसरा वाला फ्लोरीन वो पास पास है। एक ये फ्लोरीन है, अरे कैसे बनाए, मान लो एक ये फ्लोरीन, ये सैनिटाइजर मान लो, एक ये फ्लोरीन एक ये फ्लोरीन, अब ये दोनों पास पास है बेटा, पास पास है, इनके लोन पेयर भी क्या पास पास है, तो उनमें हाईली रिपल्सन होगा, और जो इतना ज्यादा रिपल्सन, इतना ज्यादा बॉन्ड में स्ट्रेन आ जाएगा कि ये बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएगा बेटा। तो सबसे जल्दी I2 टूटेगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा टूटेगा, F2 टूटेगा, उसके बाद कौन सा टूटेगा, Br2 टूटेगा, और सबसे बाद टूटेगा Cl2, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की सबसे ज्यादा होगी। क्यों भैया, क्योंकि फ्लोरीन का एटम बहुत ही छोटा था, और उसके पास लोन पेयर कितने थे, एक के पास 3, यानी 2 के पास हो गए 9। तो इनमें लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही तगड़ा होगा, और जब लोन पेयर का इतना रिपल्सन होगा तो वो बॉन्ड अपने आप ही वीक हो जाएगा, समझे। आयोडीन, अब आयोडीन का सबसे ज्यादा क्यों, आयोडीन का बेटा जल्दी इसलिए टूट गया क्योंकि भैया आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं, वो अपने आप ही टूट जाता है। समझ गए क्या कहना चाह रहा था मैं। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही थी, यहाँ तो बात HF की हो रही थी, तो ये HF हो गया, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ बात हो रही थी HF की, ठीक है, फिर बात हो रही थी HCl की, ठीक है, फिर बात हो रही थी HBr की, और फिर बात हो रही थी HI की, ठीक है। अब बताओ बेटा सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, पहली बात तो इस पे क्या हो जाएगा, हाईली निगेटिव हाईली पॉजिटिव, ठीक, इस पे क्या हो जाएगा, हाईली निगेटिव हाईली पॉजिटिव, मतलब पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बोल दो, सॉरी, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बट सबसे जल्दी बेटा बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, इधर देखो बेटा, ये तो क्या है, HF का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांगली होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग थोड़े ना रहा है, ये तो क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, तो HF का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। सबसे पहले कौन सा टूट जाएगा, HI टूटेगा, फिर HBr टूटेगा, फिर HCl टूटेगा, सबसे लास्ट में कौन सा टूटेगा, HF टूटेगा। जबकि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन जो है HI के बाद टूट जा रहा था, तो ये पता ही है आपको, इसमें कुछ इतना वो नहीं, तो सबने आंसर ऑलमोस्ट सेम बता दिया था, ठीक है, कि K4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी K3 की, फिर हो जाएगी इसकी K2 की, फिर हो जाएगी K1 की। रीजन क्या है, क्योंकि NH4I सबसे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो चलो सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और लिखना है बेटा, देखना जरा, एक क्वेश्चन और लिखना। यस सर। ऐसा लिखे, हिंदी में लिख देंगे, चलो ऐसे लिख यस लो, सर। देखो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे को ठीक कर लो जरा, यूज करेंगे किसके लिए, NH3 के लिए, NH3 के लिए। अब हम तुम्हारे पास 3 रिएक्शन लिखे, सर आपने डिहाइड्रेटिंग के कौन बाद सा एजेंट, अच्छा टी लिखना ही भूल गया, ठीक है, एजेंट टी लिख लो, इसके बाद यहाँ पे टी लिख लो, टी, ठीक है, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे NH3 के लिए, ठीक है। और देखो कौन कौन से एग्जांपल में दिए हुए, एक तुम्हें दे रखा है बेटा H2SO4 दे रखा है, ठीक है, एक तुम्हें क्या दे रखा है, एक दे रखा है P2O5, एक P2O5 दे रखा है, और एक बेटा कौन सा दे रखा है, एक दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्ट है, जिसे तुम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हो। और रिएक्शन बेटा क्या दे रखी है, ये तो तुम्हें मतलब खुद ही करनी है, वैसे चलो हम लिखे दे रहे हैं, रिएक्शन भी लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा ही नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन भी लिखे दे रहे हैं। मान लो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो हम NH3 की रिएक्शन एक बार किससे करा रहे हैं, H2SO4 से करा रहे हैं, H2SO4 से करा रहे हैं। दूसरी रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, NH3 की करा रहे हैं किससे, P2O5 से, P2O5 से, ठीक है। और तीसरी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NH3 की रिएक्शन करा रहे हैं CaOH का होल्ड ट्वाइस से। तो आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, 3 रिएक्शन है, बता दो। NH3 के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग का मतलब जो पानी को सोख ले, यस सर। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो पानी को सोख ले, बताओ कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करें, दीक्षा करिए H2SO4, और बताओ भैया सब लोग, और बताइए भैया सब लोग बता दो। अच्छा एक बार बताओ बेटा, पहले तो एक चीज समझो, चलो आंसर आ जाने दो। सी क्या कह रहे हो, CaOH का होल्ड ट्वाइस बता रहे बच्चे, अरे सी कैसे हो जाएगा, सृजल सी, ऋत्विका सी, तनिष्का सी, प्रतिभा सी, पायल H2SO4, ऑप्शन ए तनिष्का, गायत्री CH को होल्ड ट्वाइस, CH को होल्ड ट्वाइस कैसे कह सकते हो भैया, कृतिका, कनिका सी, कृतिका ए,
अच्छा, मतलब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है भी और कुछ लोग शायद थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हैं। चलो देखो भैया, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को करने का क्या ही तरीका है एक बार देख लो। पूर्णिमा कह रही है ए। तो बेटा पहली पहली बात तो क्वेश्चन को जरा रीड करो। कह रहा है कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे NH3 के लिए। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है कि NH3 के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो पानी इससे सोख ले। तो इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, एक्वस फॉर्म में होगा ना। इसका मतलब NH3 कैसा है, NH3 जो है उसके अंदर पानी है। ऐसा NH3 हाइड्रेटेड है, मतलब NH3 जो है वो हाइड्रेटेड है, उसके अंदर ऑलरेडी एक्वस है, मतलब उसके अंदर पानी है। समझ गए। तो हमें ऐसा यूज करना जो उसके अंदर का पानी सोख ले। अब ये सारे के सारे एजेंट, या H2SO4 भी पानी सोख लेता है, P2O5 भी पानी सोख लेता है, और COH का होल्ड भी पानी सोख लेता है। सबसे अच्छे कौन करेगा। अब एक चीज समझो, NH3 बेटा एसिड है कि बेस। NH3 क्या है, बेस है ना। तो NH3 अपने पास बेस है, NH3 अपने पास यहाँ भी बेस ही रहेगा, और NH3 यहाँ भी क्या रहेगा, बेस ही रहेगा। अच्छा, H2SO4 क्या है, P2O5 क्या है, P2O5 भी एसिड है, और COH का होल्ड क्या है बेटा, बेस है। तो आपको पता होगा सबसे तेज अगर दुनिया में कोई रिएक्शन होती है तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ही तेजी से हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। बेस और बेस आपस में थोड़ा थोड़े ना रिएक्ट कर लेंगे, तो नो रिएक्शन। अब क्योंकि बेटा, क्योंकि तुम्हारा जो CaOH का होल ट्वाइस है वो NH3 से तो रिएक्ट करेगा नहीं, बट ये क्या करेगा, उसके अंदर का जो वाटर है NH3 के अंदर है उसे ये क्या करेगा, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आई, क्योंकि सी बेस और बेस थोड़ा ना आपस में रिएक्ट कर जाएंगे NH3 को, तुम उससे CaOH को होल ट्वाइस से करा दो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कराने को आप करा सकते हो, बट उसके लिए आपको कंडीशंस चाहिए कि टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, समझ गए, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। बट नॉर्मल कंडीशन पे दो बेस आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, तो CH क्या करेगा, उसके जो पानी है NH3 के अंदर उसे सोख लेगा। तो इसका सही आंसर, जिन बच्चों ने CH का होल ट्वाइस दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बेटा नोट ही कर लो जल्दी से, जल्दी से बेटा नोट कर लो सब लोग। हो गया क्या सबका इतना, सबका हो गया, चलो। अब आप बेटा हेडिंग डालो एक नया टॉपिक, मतलब इसी ग्रुप 15 में, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन किसी को पता बेटा हाइड्राजीन क्या है, पता है किसी को। चलो पहले तो यहाँ पे लिखो, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्राजीन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरी बात अगर बात करें प्रिपरेशन की, कि भैया बनाया कैसे जाएगा, ठीक है, अगर हम बात कर ले प्रिपरेशन की, ठीक है, तो प्रिपरेशन बता सकता कोई, प्रिपरेशन पता है बेटा किसी को, हाइड्राजीन की प्रिपरेशन सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने, कहीं पता क्या होगा। तो देखो, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अभी चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। देखो बेटा, अगर आपने NaOCl की रिएक्शन, NaOCl की रिएक्शन अगर आपने अमोनिया से करा दी, ठीक है, तो क्या बन जाता है, N2H4 बन जाता है, N2H4 बन जाता है, और इसी को हम लोग बेटा हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, और क्या निकल जाता है, NaCl निकल जाता है प्लस का, और आपका वाटर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना, हमें तो N2H4 पढ़ना है। ठीक है, अब अगर बात करें बेटा इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, 2N है, H कितने जुड़े हुए बेटा 2N से, 4। ठीक है, यानी कि एक H ऐसे, एक H ऐसे जुड़ा हुआ है, एक H ऐसे जुड़ा हुआ है, एक H ऐसे जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा, 3। इसका मतलब इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर, इसके पास भी होगा। बेटा बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन, बता दो कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो कितना होगा, जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन पहले नाइट्रोजन कितना होगा बेटा, sp3 होगा, बिल्कुल सही। इसका भी क्या होगा, sp3, और इसका भी क्या होगा, sp3 होगा। क्योंकि 3 सिग्मा, देखो दोनों क्या कर रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। इसका भी देख लो, 1 2 तीसरा सिग्मा एक लोन पेयर। ठीक है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब स्टिक नंबर आ जाएगा 4, और स्टिक नंबर 4 से हाइब्रिडेशन दोनों हो जाएगा sp3। अब एक चीज और समझो बेटा, ये बहुत सारे कन्फॉर्मर्स का फॉर्मेशन करते हैं। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्पेस में उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। समझ गए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो,
many conformers as सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर करके कई सारे कन्फॉर्मर्स बना सकता है। ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ बेटा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इन्हें हम बॉन्ड को रोटेट करें तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नो सर। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग एक एग्जांपल तुम्हें दिखाते हैं। जैसे मान लो आज हमने 11th वाले बैच में, मतलब तो 11th का इससे पहले वाला जो नीट वाला बैच था, सॉरी जेई वाला बैच था, उसमें दिखाया था। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या करा, ये NH3 लिखा, यहाँ पे NH3 लिख दिया। ठीक है, और इधर मैंने क्या कर दिया, Cl, इधर मैंने क्या कर दिया, Cl कर दिया, और मैंने यहाँ पे Pt लिखा, और अब की मैंने क्या करा, NH3 को इधर ही रहने दिया और एक NH3 को बेटा इधर लिख दिया। ठीक है, और Cl को ऐसे रहने दिया, Cl को ऐसे रहने दिया। तो जरा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा चेक कर लो, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। देखो जरा, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है ना, Pt एक है, Cl कितने हैं, 2 है, NH3 बेटा कितने हैं, NH3 भी कितने, 2 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है कि नहीं है, बताओ, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। बस हुआ क्या है, हुआ बस इतना सा है कि इसमें बेटा NH3 दोनों एक साइड में और इसमें दोनों NH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में, इतना ही तो फर्क है। Yes, sir. इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या जिंदगी में? No, sir. बेटा कितना फर्क पड़ता है दिखाएं तुम्हें, इसका नाम है बेटा सिस्प्लेटिन। ये क्या है, ये है सिस्प्लेटिन, और ये है बेटा ट्रांसप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन। और हम तुम्हें बता दें, सिस्प्लेटिन बेटा कैंसर की दवाई है। क्या है ये, दवाई। और जबकि ट्रांसप्लेटिन कैंसर का कॉज है। आई बात समझ में, कितना फर्क पड़ेगा, मुंह चलाए पड़े और नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया, बताओ। Yes, sir. बेटा अगर फर्क नहीं पड़ता, सोच के देखो तुम कन्फॉर्मर्स पढ़ते ही क्यों। ठीक है, अगर आप आइसोमर्स हो गए, कन्फॉर्मर्स हो गए, अगर ये आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत तगड़ी साइंस लगी हुई है, समझे, ऐसे थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। सोच के देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही था, हमने बस क्या किया, एक बार दोनों NH3 को एक साइड लगा दिया और एक बार दोनों NH3 को एक दूसरे के अपोजिट साइड लगा दिया, और इससे कितना बड़ा फर्क पड़ गया। एक बना सिस्प्लेटिन, एक बना ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या है, कैंसर की दवाई। एक्चुअल में अगर तुम देखना तो सिस्प्लेटिन क्या है, कैंसर की दवाई है, और ट्रांसप्लेटिन जो है वो उसका कॉज है भैया। ट्रांसप्लेटिन से कैंसर हो जाता है जबकि सिस्प्लेटिन उसे सही करता है। तो समझे इनकी कितनी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अब तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि बताओ बेटा स्टीरियो आइसोमर्स जो है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes, sir. पड़ेगा बेटा, फर्क पड़ जाएगा। आई बात समझ में? Yes. ठीक है, अब तुम्हें एक चीज और दिखाते हैं। जैसे बेटा तुमने एक पढ़ रखा होगा डी ग्लूकोज, तुम तो बायो वाले हो, एक तुमने डी ग्लूकोज पढ़ा होगा और एक तुमने एल ग्लूकोज पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज कभी नहीं पढ़ा? नो सर। अरे Sir. 11th में एक तुम्हारे पास चैप्टर नहीं था बायोटेक में, बायोटेक, लेकिन तुम्हारे पास क्या पता हो ही ना, ये भी तो बात है। सर वो 12th में। अच्छा वो 12th में, चलो अच्छा ठीक है। तो हम तो एक बार बताते हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस डी में क्या होता है कि जो कायरल कार्बन होता है उससे OH राइट साइड में होता है, इसमें कायरल, और डी ग्लूकोज की जो मिरर इमेज होती है उसमें क्या होता है, उसे बोलना एल ग्लूकोज बोलते हैं। मतलब ओवरऑल OH जो है इधर आ जाता है लेफ्ट में कार्बन के लेफ्ट में OH, इधर में राइट में आ जाता है, राइट में था डी, लेफ्ट में। अच्छा एक बार बताओ, पहले तो मार्केट से जो ग्लूकोन डी खरीदते हो, कभी जाते हो कहते हो भैया ग्लूकोन डी दे दो, कहते हो? तो उस डी का मतलब पता है किसी को क्या है? वो जो लिखा होता है ग्लूकोन डी, डी का मतलब क्या है बेटा? उस डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। मतलब उस डी का मतलब यह है कि वो क्या करेगा, पीपीएल को, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन पे है, ठीक है, एक ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन पे है, उसे रोटेट करता है किधर, राइट में। चलो तुम्हें समझा ही देते हैं देखो समझाते हैं, पहले तो समझो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखो बेटा ऐसा है कि अगर अपने पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, अपने पास अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जैसे सनलाइट, सनलाइट कोई तो बोल रहे हैं मोनोक्रोमेटिक। अगर तुमने बेटा इसे निकॉल प्रिज्म से पास कराया, किसे, निकॉल प्रिज्म से। अब निकॉल प्रिज्म क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, एक क्रिस्टल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल है। तो अगर तुमने किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल या फिर निकॉल प्रिज्म से पास कराया तो ये क्या करता है, उसे एक ही प्लेन पे लाके पटक देता है, एक ही प्लेन पे लाके पटक देता है, मतलब एक ही प्लेन पे ले आएगा, मतलब जैसे 2 डायमेंशन खाली यूज कर लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर पीपीएल के आगे बेटा तुमने कुछ रखा, जैसे मान लो 2 सब्सटेंसेस हमने रखे, हमने कोई सब्सटेंस रखा, अगर
कोई सब्सटेंस इस पीपल को रोटेट कर दे, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस पीपल को रोटेट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली, उसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो इस पीपल को रोटेट नहीं कर पा रहे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस, इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो कुछ तुम्हारे सब्सटेंसेस कैसे हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, कुछ हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे मतलब जो इस पीपल को रोटेट कर सकते हैं, वो या तो इसे राइट में रोटेट करेंगे या तो इसे लेफ्ट में रोटेट करेंगे। तो अगर ऐसा सब्सटेंस है जिसने पीपीएल को राइट में रोटेट किया उसे बोलते हैं डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, समझे। और अगर इस सब्सटेंस ने पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करा इसे बोलते हैं एल मतलब लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? था ना 11th में, वही तो मैं बोल रहा हूँ 11th में था, समझ गए। तो इसका मतलब जो तुम लोग बेटा ग्लूकोन डी खरीदने जाते हो उस डी का मतलब आप समझ में आया, उस डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस, मतलब वो एक ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है जो पीपीएल को किधर रोटेट करता है, राइट में रोटेट करता है, ठीक है, बात समझे। Yes, sir. तो आज के बाद बेटा ये नहीं बोलना कि अगर कन्फॉर्मर्स हैं तो उनसे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और हम लोग देख ही चुके हैं। तो हम तुम्हें ये बता रहे थे कि बेटा जो ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज होता है, वो क्या करता है, वो हम लोग ह्यूमन जो होते हैं वो डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एल ग्लूकोज होता है वो ह्यूमन जो होते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एल ग्लूकोज जो होता है वो जानवरों के स्टमक में पाया जाता है। जानवर भी कौन से, जो तुम्हारे गाय भैंस बकरी जो घास चढ़ते हैं उनके स्टमक में पाया जाता है। और जो एल ग्लूकोज होता है वही आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आई बात समझ में? Yes, sir. रखना कि सिर्फ उसके डी और एल होने से कितनी बड़ी समझ लो दिक्कत आ जाएगी। अगर हम लोगों ने धोखे से सर घास मतलब जो एल ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। एल ग्लूकोज होता है, अगर होता भी होगा तो मुझे बायो का नहीं हूं मैं, तो मुझे बायो की इतनी नॉलेज नहीं है। मेरा कहने का मतलब एल ग्लूकोज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग अगर तुमने सेलुलोज खा लिया, घास खा ली, तो तुम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें तुरंत वोमिटिंग आ जाएगी, हो सकता है टपक भी जाओ, ठीक है, इतना ज्यादा खतरनाक है अपने लिए। बट हम लोग डी ग्लूकोज डाइजेस्ट करते हैं, क्यों? और प्रॉपर्टी क्या है, बस एक में OH राइट में लगा, एक में OH लेफ्ट में लगा हुआ है, इतना सा डिफरेंस है। तो आज के बाद कोई भी टीचर पूछे कि बेटा जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनसे कोई फर्क पड़ता है क्या प्रॉपर्टी में, बेटा बहुत फर्क पड़ता है। एक कैंसर की दवाई बन रही है, एक उसका कॉज बन रही है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग बेटा बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो तुम लोगों ने बेटा पहले एक बार बताओ, तुम लोगों ने 11th न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, यस सर। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जल्दी क्विक रिवीजन कराते हैं, जल्दी देखो। जैसे अपने पास CS3 है ये अपने पास, ठीक है। तो तुम्हारे जो न्यूमैन थे उन्होंने क्या कहा, वो बोले हम इसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, बोले हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि एक कार्बन को, इसे पहला कार्बन इसे दूसरा कार्बन, एक कार्बन को डॉट बता दे रहे और दूसरे कार्बन को सर्कल से दिखा दे रहे। तो बोले जो पहला वाला कार्बन उसके 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दे रहे, ठीक है, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन ऐसे दिखा दे रहे। यही पढ़ा था 11th में, कुछ इसी टाइप का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान करो, yes, पढ़ा था बेटा। Yes. तो ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसके बीच में बेटा एथेन के मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो। तो सिंगल बॉन्ड को जब रोटेट करोगे तो रोटेट करने से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए न्यूमैन ने, साहॉर्स ने, प्रोजेक्शन ने अलग अलग अपना फॉर्मूला दिया था और अलग अलग स्ट्रक्चर दिए थे। तो अभी तो फिलहाल न्यूमैन देख लो, इसका कन्फॉर्मर्स कौन कौन से बनेंगे। देखो एक तो ये बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले को हम लोग एक इस वाले कार्बन को पहला बोल दो, इसे बोल दो दूसरा। फर्स्ट कार्बन को हम लोगों ने डॉट से दिखा दिया और सेकंड कार्बन को हम लोग सर्कल से दिखा रहे हैं। सेकंड नाइट्रोजन को, सॉरी, पहले नाइट्रोजन को हम लोगों ने डॉट से दिखाया, सेकंड को दिखाया किससे, सर्कल से, ठीक है। अब जरा देखो पहले वाले कार्बन बेटा क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? Yes, sir. तो एक हाइड्रोजन Yes, इसका sir. ऐसे दिखा दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया, और एक इसका लोन पेयर को ऐसे दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ। अच्छा अब no, sir. दूसरी बार बेटा क्या हो सकता है, दूसरी बार ये हो सकता है कि इसका एक हाइड्रोजन इधर दिखा दे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दे, एक हाइड्रोजन इसका नीचे दिखा दे, और लोन पर इसका इधर दिखा दे, पीछे वाला जो नाइट्रोजन है उसका, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनी जिसमें लोन पेयर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। समझ गए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, क्या बोलेंगे, एंटी तो बोलेंगे। अब मान लो ऐसी ना बनी, हमने क्या करा, फिर से एक स्ट्रक्चर बनाई जिसमें एक डॉट और एक बनाया हमने सर्कल। डॉट क्या बता रहा है बेटा, डॉट किसे बता रहा है, Nitrogen. फर्स्ट नाइट्रोजन को, और सर्कल, ठीक है, सेकंड नाइट्रोजन को। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक हाइड्रोजन हमने ऐसे दिखा दिया, एक हाइड्रोजन हमने ऐसे दिखा दिया, और इसका ऐसे ही हमने क्या करा, लोन पेयर दिखा दिया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो पीछे वाले कार्बन, जो पीछे वाला नाइट्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया,
उसी डायरेक्शन में, ये वाला हाइड्रोजन इसी डायरेक्शन में, और इसका लोन पेयर भी क्या करा हमने, इसी डायरेक्शन में बेटा दिखा दिया, इसी डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा हुआ कि लोन पेयर एक ही साथ है, मतलब ये लोन पेयर और इसी के पीछे ये वाला लोन पेयर, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। आई बात समझे? उसे एंटी स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और अगर हमने ऐसा किया, हमने क्या करा, हमने बोला कि बेटा देखो ये नाइट्रोजन हो गया, और ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन। कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, हमने क्या करा, हमने कहा भैया देखो इसका हाइड्रोजन इधर, ठीक है, इसका ये वाला हाइड्रोजन इधर, और इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऐसा, ठीक। और दूसरा हमने क्या करा पीछे वाले के लिए, हमने कहा पीछे वाले के लिए बेटा देखो एक हाइड्रोजन इसका ये तो हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, और लोन पेयर कहाँ आएगा, इसका लोन पेयर आ जाएगा ऐसे, इनके बीच में 95 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 95 डिग्री का एंगल। इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं गोचे स्ट्रक्चर, GAUCHE, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गोचे स्ट्रक्चर। अगर स्टेबिलिटी तुमसे पूछी जाए, इसमें पूछा क्या जाता है, क्यों कर रहे हैं, एंटी को स्टैगर्ड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही प्रतिभा, ठीक कह रही हो आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तुमसे क्यों करवाया मैंने, ये हमने करवाया स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें किसकी, कौन सी स्ट्रक्चर की होती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है गोचे की, फिर होती है एंटी की, और फिर होती है इक्लिप्स की। समझ गए? Yes, sir. तो इतना आप जल्दी से नोट करो बेटा, ये डायग्राम बनाओ और स्टेबिलिटी को हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक है, बस 1 मिनट के अंदर ही अंदर आ जाएंगे, तुम लोग इतना नोट कर दो। हो गया बेटा सबका नोट? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, कन्फॉर्मर्स जो होते हैं उनसे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ उससे अगर हम लोग एक को इधर रख दें, एक को उल्टा NH3 को उधर रख दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्पेस में ओरिएंटेशन बेटा चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। चलो फिलहाल तो अगर इतना हो गया है तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्या हेडिंग पड़ जाएगी? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इसके बाद बस बेटा 16 ग्रुप है, फिर 16 छोटा छोटा है, 16 एक लेक्चर में निपट जाएगा, एक लेक्चर में 17 हो जाएगा, फिर 18, ठीक है। तीन लेक्चर में चैप्टर अपना फिनिश कर लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। देखो हेडिंग डाल दो इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फीन नाइट्राइल। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉस्फीन नाइट्राइल, फॉस्फीन नाइट्राइल हैलाइड, या फिर इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, फॉस्फाजीन बोलते हैं, फॉस्फाजीन, ठीक है, फॉस्फाजीन, ठीक है। तो ये वाला नाम बेटा थोड़ा ज्यादा याद रखना, इस नाम से ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये नाम इसलिए याद रखना क्योंकि कभी कभी तुम्हें डराने के लिए वो इस नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों नाम जो है अच्छे से नोट कर लो, फॉस्फीन नाइट्राइल हैलाइड और फॉस्फाजीन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। अच्छा कैसे बेटा क्या होगा समझ लो, तो देखो जिन भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये हो, N डबल बॉन्ड P, और P से एक X यहाँ पे जुड़ा हो बेटा, और एक X जुड़ा हो यहाँ पे, और इसका होल N हो, ठीक है। और यहाँ पे X क्या हो, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, आपका क्लोरीन हो सकता है, आपका ब्रोमीन हो सकता है, आपका आयोडीन हो सकता है, आपका OMe हो सकता है, आपका पीएच हो सकता है, और आपका ETC हो सकता है। ETC बेटा कौन सा ग्रुप है, ETC, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, अब यहाँ पे भी देखो जनरली तुम्हारे जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है उनका फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है।
तो इसे लिख लो क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला। और उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट क्या रहेगा पत्नी बेटा, देखो बेटा, अगर आपका एन, एन मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे, ठीक है, अगर आपका एन जो है वो 3 से 7 के बीच हुआ तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी, साइक्लिक होगी, साइक्लिक होगी। और अगर आपका एन जो है 7 से बड़ा निकला, ठीक है, अगर आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा तो स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होगी। क्या इतनी बात सब लोग लिख सकते हो, तो नोट कर लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर बेटा बना के देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एन पी एक्स टू, एन पी एक्स टू का होल एन, ठीक है, एन पी एक्स टू का होल एन। अब इसे देखो कितने टाइप से डिवाइड करना है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ सीएल, एक्स में ले रहा हूँ सीएल, और मैं एन जो है वो ले रहा हूँ 3, ठीक है। नीचे क्या कर रहा हूँ, एक्स में ले रहा हूँ सीएल, एन ले रहा हूँ मैं 4, ठीक है, इतना नोट करो बेटा। अब जरा देखना, जब आप इस वाले फॉर्मूले में अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दी सीएल, n की वैल्यू पुट कर दी 3, क्या बनेगा देखो, हम लिखेंगे np, सीएल कितना लिख देंगे बेटा, सीएल तो हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका होल थ्राइज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका बेटा नाम बता सकता है कोई, इसका नाम हो जाएगा ट्राईफॉस्फो, ट्राई ट्राईफॉस्फो नाइट्राइलिक हैलाइड, नाइट्राइलिक हैलाइड, ठीक है। और अगर अपने लोगों ने इसमें यहाँ पे लिखा, यहाँ क्या हो जाएगा, एनपी, NpCl2 तो वही रहेगा अपने पास, NpCl2 का होल 4 हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राफॉस्फो नाइट्रेलिक हैलाइड, टेट्राफॉस्फो नाइट्रेलिक, टेट्राफॉस्फो नाइट्रेलिक हैलाइड, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, इनकी स्ट्रक्चर और बस पढ़नी है, ये वाला ग्रुप खत्म अपना, ठीक है। बस इनकी स्ट्रक्चर और जल्दी देखनी है, बस खत्म। हो गया बेटा, Yes. Yes, sir. ठीक ठीक जो, अगर इतना नोट हो गया तो अब क्या करो आप, चलो ओके, अब आप क्या करो, इनकी एक एक करके बेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली कौन सा बनाया था हम लोगों ने, सबसे पहला NpCl3 होल थ्राइज ना, NpCl2 का होल, NpCl2 का होल थ्राइज, ठीक है। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, जनरली आपसे P डबल बॉन्ड एंड, जैसे उसमें हमने नहीं लिखवाया था कि P डबल बॉन्ड P कितना है, P डबल बॉन्ड S कितना है, PsP बॉन्ड कितना, ध्यान है कल जो पढ़ा था बेटा। तो वही आपसे बस वही बॉन्ड पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको इनकी स्ट्रक्चर पता कर, मतलब आनी चाहिए कि ये क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर, तो ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। देखो N, टोटल P कितने बेटा इसमें, मॉलिक्यूल कितना टोटल, 3 ही तो है बेटा, 3 ही तो है, N 3 है, P 3 है, Cl 6 है बस, तो 3 N बना दो, 3 P बना दो, एक P यहाँ बना दो, और एक P कहाँ बनाएंगे, एक P बना दो अपने पास यहाँ पे, एक N यहाँ बना दो, एक N यहाँ बना दो, समझ गए। अब क्या करना है, अब इन्हें पहले तो सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ देते हैं, 3 P और 3 N सबको दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो तुम्हारे Cl है वो कितने 6, तो ध्यान रखना Cl सारे तुम किससे जोड़ दो, फॉस्फोरस से, ये हम तुम्हें मतलब ट्रिक बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। Cl तुम क्या करो, सारे सारे Cl जो है वो फॉस्फोरस से जोड़ दो, फॉस्फोरस जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब जरा बेटा देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो बनाता है कितने, 5 3 बेटा, बैलेंसी तो 3 ही होती है। तो क्या करो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, देखो इसके 3 हो गए। अब क्या करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, इसके 3 हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, इसके 3 हो गए, बस इस तरीके से स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, समझ गए। और ध्यान रखना बेटा, क्या ये आपको एक एरोमेटिक रिंग की तरह नहीं दिख रही है, से दिख रही है। तो ध्यान रखना इट इज अ एरोमेटिक रिंग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपका ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड है वो आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है कि क्या है, तो ध्यान रखना वो एरोमेटिक रिंग। अच्छा हाँ, एरोमेटिक। ठीक। अच्छा एक बात और भी है, अगर आपसे बेटा प्रिपरेशन पूछ दी जाए, ठीक है, कि भैया बताओ बनाते कैसे हैं, कि पेपर तो पेपर ही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ दी जाए प्रिपरेशन, तो ध्यान रखना बेटा कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, NH3 की रिएक्शन PCl5 से करा दोगे, ठीक है।
तो आपका क्या बन जाएगा, NpCl2 का होल साइज और आपका HCl बन जाएगा। और दूसरा, अगर आपने NH3 की ही रिएक्शन फिर से PCl5 से करा दी तो आपका NpCl3 का होल 4 भी बन जाएगा। आपको अक्सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बेटा इसलिए हो जाएगा कि अब इसमें नीचे वाले में क्या करेंगे, जो PCl5 है उसे एक्सेस फॉर्म में ले लेंगे बस, समझ गए, तो उसे लिख लेना। ये कर लो। अब एक स्ट्रक्चर और बची, वही बना लेते हैं जल्दी से। बनी बेटा, बनी है, बची है अपने पास NpCl2 का होल 4, NpCl2 का होल 4। इसे और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे तो बना के दिखाते हैं तुम्हें, देखो एक क्या करो, N बनाओ, फिर यहाँ पे एक P बनाओ, फिर एक N बनाओ, और फिर यहाँ पे एक ऐसा करके P बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, फिर से P बना लो, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, N बना लेंगे, P बना लेंगे, यहाँ पे N बना लेंगे। फिर इन्हें क्या करो, सबको सिंगल बॉन्ड से पहले तो जोड़ देते हैं। इतना कर लिया। अब ठीक है, अब बेटा बताओ Cl कितने हैं, Cl कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल के अंदर, 8 सारे Cl किससे करो, फास्फोरस से जोड़ दो, 1 2 3 4, ये 5 और छठा हो गया, और ये 7 ये 8, ठीक है। अब जरा देखो नाइट्रोजन बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है, जरा बताना, ये वाला नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, Yes, sir. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दे, Yes, sir. एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे क्या, Yes, sir. और एक यहाँ पे लगा दे। Yes, sir. बताओ बैलेंस है पूरा सब कुछ मामला। Yes, sir. अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे नहीं जा सकता क्या, बताओ। सर जा सकता है। तो अगर वो जाएगा तो ये यहाँ पे आ सकता है, Yes, sir. तो ये Yes, वाला sir. यहाँ पे आएगा और ये वाला कूद के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा ऐसा। Yes, sir. तो इसका मतलब बेटा इसकी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी, ध्यान रखना, इसकी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपका नाइट्रोजन ऐसे ही, फास्फोरस ऐसे ही रहेगा, नाइट्रोजन ऐसे ही, फास्फोरस ऐसे, मॉलिक्यूल अपनी जगह, मतलब जो एटम है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे ही बस बॉन्ड का रिजोनेंस हो जाएगा। रिजोनेंस आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। ये वाले बॉन्ड तो ऐसे बना लो, पहले सिंगल सिंगल वाले बॉन्ड जो है ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, Yes, ऐसे sir. ही। और हमें पता है कि क्लोरीन सारे फास्फोरस से लगे, तो वो भी कर लो, Yes, sir. ठीक। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन हो गया। अब बताओ ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ कूद के गया, यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये वाला किधर गया, इधर, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ये वाला कहाँ गया, इधर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे। एक ये वाला कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो बताओ ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, सर बनेगी। ठीक है। तो ध्यान रखना NpCl ये 2 बना सकते हो, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए बेटा, साफ साफ। बस तुम्हें खाली स्ट्रक्चर बनानी है, सो दैट जैसे हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड पूछे गए थे ना क्वेश्चन में, कि P डबल बॉन्ड S बताओ, PsP बॉन्ड बताओ, ऐसे इसमें बस बॉन्ड पूछे जाते हैं कि इस स्ट्रक्चर में बताओ ये वाले बॉन्ड कितने, वो वाले बॉन्ड कितने। तुम्हें स्ट्रक्चर आती होगी तो बस कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, उसे और करा देते हैं, इसका जल्दी करो इतना बेटा। Yes, sir. यस सर के अलावा कुछ और भी बोल लो, यस सर कर रही होती देर से। Sir done. ठीक है, चलो भैया, हो गया सबका। Yes, sir. यार आज तुम लोग एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों भैया। सर फुल एनर्जी है। अच्छा, गिने चुने बच्चे बोलते हैं यार, इतना बढ़िया बैच है, बताओ तुम ही लोग ऐसे हो जो इतनी एनर्जी दिखाते हो, नहीं तो बाकी बच्चे पता नहीं क्या ऑनलाइन बोर हो जाते हैं। यार टीचर तुम्हारे संग बतिया रहा है, तुम बतियाओ, क्या दिक्कत है। अपने लोग ऐसे बर्डन लेके पढ़ाई करनी नहीं है। देखो कभी भी बेटा अगर बर्डन लेके पढ़ाई करोगे कभी आप कर ही नहीं पाओगे, फिर आपको एक्चुअल में बोरियत लगेगी। और नहीं तो देखो यार, बोर्ड पे जैसे पढ़ा था वैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, तुमसे बात भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी तुमसे हो रहा है। वो तुम अभी मेंटेलिटी बना रखी लोगों ने कि ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो बात अलग है कि आप फिजिकली थोड़ा सा अलग होता है, कि वहां पर तुमसे थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो बोर होके सो जाओ, तुम चाहो तो मजे ले लेके पढ़ लो। आकाश कह रहा सर इंटरेक्शन फुल है। सर मजा आता है। थैंक यू तनिष्का, थैंक यू। चलो थोड़ा सा बचा है, ये वाला इसे खत्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। देखो तो बेटा एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या, जैसे अभी इसकी स्ट्रक्चर हम बनाए थे, किसकी, NpCl, एक इधर, एक P इधर हो जाएगा, एक P इधर हो जाएगा, एक N हो जाएगा यहाँ पे, एक N हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इनके जो है ये बॉन्ड बना देते हैं, Yes, sir. ठीक है। और हमें पता है कि सारे Cl जो है वो लगे होंगे किससे, फास्फोरस से। फोरस से। तो ये तो स्ट्रक्चर तो आप रट ही गई होगी, हमें ऐसा लगता है। Yes, sir.
इतनी बार बेटा बनाओगे, ड्रॉ करोगे, उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड देख लो इसके बेटा। हाँ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इससे क्या कहता है, क्या आपसे कहेगा कि बेटा बताओ बेटा इसका मोनोफ्लोरिनेशन कराओ, इसका डाइफ्लोरिनेशन कराओ और इसका ट्राइफ्लोरिनेशन कराओ। क्या कहेगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो उसे हम ऐसा कर देते हैं कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, Yes, इसका बोला sir. गया कि मोनोफ्लोरिनेशन, दूसरी बार कह रहा है डाइफ्लोरिनेशन, डाइफ्लोरिनेशन, तीसरी बार कह रहा है ट्राइफ्लोरिनेशन। तो बेटा जब इनका मोनोफ्लोरिनेशन, डाइफ्लोरिनेशन और ट्राइफ्लोरिनेशन कराओगे तो बस आपको ध्यान रखना इनके आइसोमर बनेंगे कितने। तो ये जब मोनोफ्लोरिनेशन कराओगे तो एक बनेगा, डाइफ्लोरिनेशन कराओगे दो बनेंगे, ट्राई कराओगे तो तीन बनेंगे। क्या किसी को बेटा इसका नंबर मतलब पता है क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स? Number of isomers. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी रिएक्शन एक बस सिर्फ F2 से करा दें तो उसमें क्या होगा, एक F रिप्लेस करेगा एक Cl को, तो एक ही तो एक्स्ट्रा आइसोमर बनेगा। जब डाइफ्लोरिनेशन कराओगे तो दो Cl हट के दो F लग जाएंगे, ट्राई कराओगे तो तीन लग जाएंगे। तो तुम कितनी स्ट्रक्चर वैसे बना सकते हो, मतलब कितने अलग अलग टाइप से उन्हें जोड़ सकते हो। तो जब मोनो कराओगे तो एक ही तरीका है, जब डाई कराओगे तो दो दो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और तुम्हें पता ही है आइसोमर्स क्या होते हैं, हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो उसे बना के देखने का अपने पास टाइम है नहीं, तो खाली से याद कर लो क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, इतना नोट करो। Sir, done. बताओ क्या बेटा, एक नोट करके यहाँ पे एक बात और लिख लो, छोटी सी, एक बहुत छोटी सी बात, जैसे तुम लोग छोटे वैसे ही बात लिखो बेटा। NpCl2 का जो होल थ्राइज है, देखो इट इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथ्स। ठीक है, फायर प्रूफ क्लॉथ्स का मतलब जब कभी कहीं पे आग वगैरह जब लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की जो लोग जाते हैं वहां पे, तो फायर ब्रिगेड वाले जो ड्रेस पहने होते हैं वो यही ड्रेस होती है कि जब वो अंदर देखते नहीं अंदर घुस जाते हैं, उन्हें क्यों डर नहीं होता, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो कैसे फायर प्रूफ है, तो इसी से बनाए जाते हैं। NpCl2 होता है यानी कि ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड से। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो अब क्या करो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और हेडिंग डाल दो। क्या हेडिंग डाल दोगे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से होते हैं बेटा, ध्यान रखना, एक तो आपके पास N2O होता है, एक अपने पास NO होता है, एक अपने पास N2O2 होता है, NO2 भी होता है, और अपने पास N2O4 भी होता है और N2O5 भी होता है। नाइट्रोजन के, तो ध्यान रखना इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो बेटा, जो N2O होता है और NO होता है ये आपके कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। Yes, sir. अबे यार O नहीं बन रहा है, रुक जाओ, देखो ये कैसे होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए बेटा N2O2 जो होता है वो कैसा होता है, तो वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कलर पूछे जाते हैं। और आपका जो NO है और जो आपका NO2 है, ठीक है, जब MOT डायग्राम बनाओगे तो आपको पैरामैग्नेटिक दिखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है कि नहीं चंगू मंगू? Sir, पढ़ी है. ठीक है, और N2O5 कैसा होता है, आयनिक सॉलिड होता है। ये क्या होता है अपने पास, आयनिक। Sorry. तो इनके बारे में अगर ये पूछा जाए तो लिख लेना, ठीक है, काम आएगा ही। अब एक जल्दी से करो, अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक उसे खत्म करना, ये पूरा अपना जो ग्रुप नंबर 15 है पूरा निपट जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी कर लो सब लोग। Sir, done. कर लिया? अच्छा देखो, अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ जरा। ठीक है, और देखो हम तुमसे क्वेश्चन पहले तो पूछते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम P2O5 की रिएक्शन, अगर P2O5 की रिएक्शन H2O से करा दें तो क्या बनेगा, बताओ, H3PO3 बनेगा या फिर H3PO4 बनेगा? बताओ बेटा, इन दोनों में से कौन से ऑक्साइड बनेंगे? अगर हमने P2O5 की रिएक्शन कराई तो H3PO3 बनेगा कि H3PO4 बनेगा? कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया ये, बताओ भैया। H3PO4 बनेगा, कैसे पता बेटा, कैसे पता? आपको कैसे पता? बैलेंस करके नहीं, देखो कोई ट्रिक अगर पता है या कुछ पता है तो बताओ। H3PO4 बनेगा तो, लेकिन क्यों बनेगा बेटा ये तो बताओ, किसी को पता है क्या? कनिका भी H3PO, देखो हम बताते हैं। पहले तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फास्फोरस की। यहाँ पे देखो भैया कितने फास्फोरस है, मतलब 2 है ना, तो x मानो तो कितना हो जाएगा 2x
प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है 5, और ओवरऑल पे किसी पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं, तो इक्वल में क्या रखेंगे 0, जितना चार्ज होता है पूरे मॉलिक्यूल पे वही इक्वल में रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x - 10 = 0 और x = 5, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। तो इन दोनों में से जिसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही बनेगा। यहाँ पे निकाल के देखो जरा कितनी आएगी, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फास्फोरस कितनी है और इसमें निकालो जल्दी से। ऋत्विका का आंसर आ गया +5। बताओ भाई किसमें, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो ये हो गया। देखो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो × 3 प्लस सल्फर का तो फास्फोरस का तो मैं निकालना x मान लो, प्लस -2 × 3, मतलब चार्ज ऑक्सीजन कितना होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 3 और टोटल पे चार्ज है नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3 + का x - 6 = 0। 6 उधर भेजेंगे तो +6 x = 3। तो यहाँ पे कितनी आ रही फास्फोरस की 3, और यहाँ पे कितनी आ रही बेटा बताइए जरा 5 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में जो भी ऑक्साइड है उसका ऑक्सो एसिड वही बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 हो। अगर इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट वाले की +5 है तो प्रोडक्ट वाले की कितनी होगी +5 ही होगी, ध्यान रखना। इस तरीके से पहचानेंगे, समझ गए। yes sir तुम्हें अगर Yes. पहचानना हो कि ऑक्साइड का कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा तो ध्यान रखना ऑक्सो एसिड वही बनेगा, एनहाइड्रस फॉर्म उसकी वही बनेगी, जितनी रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अब क्या करो जल्दी से एक टेबल बनाओ, इधर लिखो ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, और इधर लिखो एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म मेरे साथ लिखते जाना, ठीक है। टेबल है, Yes. तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम बताते हैं कैसे नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो ऑक्सो एसिड, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट खाली चेक करनी तो खाली हम लिखवा रहे हैं, बस लिखवा इसलिए ना ताकि ठीक रहे, बाकी तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। yes sir चलो अरे कहाँ गया, चलो इधर लिखो बेटा। तो फर्स्ट लिखो अपने पास H2SO4, ये अपने पास ऑक्सो एसिड है। दूसरा लिखो H2SO3, H2SO3। तीसरा लिखो बेटा HClO4, HClO4। चौथा लिखो HClO3, HClO3। O2 पांचवा लिखो H2CO2, H2CO3, O2 ठीक है। छठा बेटा लिखो, छठा लिखो H, क्या लिखा H2CO3 लिखते, अब लिखो H2PO4, H2PO4। लिखो सातवां H2PO3, H2PO3, H2PO3। इतना लिखो बेटा जल्दी से, ठीक है। और आठवां sir लिखो done Yes, sir. HNO3 लिखो, और नवा लिखो H3BO2, इतने लिखो। अब हमें देखना है कि भैया इसका एनहाइड्रस फॉर्म क्या बनेगी, इसकी एनहाइड्रस फॉर्म क्या बनेगी, इस वाले की क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी। ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर H2SO4 है, ठीक है, तो अगर हम इधर लिख दें, हमें वैसे तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात हमें तो याद ही है, तो हम यहाँ पे H2O4 लिख दें, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं H2O4 और मैं लिख दूं H2O3, अब तुम्हें पेपर में दो चीजें दी हुई है, तुम्हें क्या कह रहा है ये ऑक्सो एसिड है, बताओ इसका एनहाइड्रस फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है ये, बी ऑप्शन दे रखा है ये, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है H2O5 है, और डी क्या कह रहा है कि H2O7 है। बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ। ए बी सी डी में से H2SO4 का एनहाइड्रस फॉर्म कौन सा होगा, H2O4 H2O4। कैसे निकाला बेटा, क्योंकि यहाँ पे इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना निकल के आया, बताओ बेटा। देखो यहाँ पे कैसे, इधर देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, सबको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी बेटा। देखो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस का सल्फर का x मान लो, सल्फर का मान लिया x, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, और टोटल इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा 2 प्लस का x माइनस का 8 = 0, तो क्या हो जाएगा x = कितना +6 आया कि नहीं आया। yes sir इसे तुम्हें क्या Yes, करना है, +6 वाला ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देखो कितना निकल के आया बेटा, 4 दूनी 8 और बेटे 2 कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 2 माइनस कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा +6 ही आएगा यहाँ पे भी निकल के, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना देखना है कि रिएक्टेंट साइड में जो भी बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सो एसिड की, प्रोडक्ट साइड में उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एनहाइड्रस फॉर्म की, ठीक है। yes sir ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन एनहाइड्रस फॉर्म क्या हो जाएगी H2O2 हो जाएगी, ठीक है, इतना नोट करो
ऐसे इसका बेटा देखो, इसका हो जाएगा तुम्हारे पास Cl2O3 वाले कलर से लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Cl2O3, इसका क्या हो जाएगा, अब तुम लोग खुद ही बता दो HClO4 का क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, क्या Cl2O4 होगा या Cl2O5 होगा, बताओ HClO4 का ए और बी और क्या होगा, Cl2O4 होगा Cl2O5 होगा, Cl2O4 क्या होगा Cl2, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे x सर माने एक बार सेकंड वाला भी बताओ दोबारा से सर। चलो। H2SO4 का Cl2O3 कैसे होगा फिर? Cl2O3 का लिखा है H2SO4 का, H2SO3 का H2SO3 का मैंने क्या लिखा था, Cl2O3 अरे H2O4 लिखो ना, H2O4 लिखो यहाँ पे H2, ठीक है। HClO3 का बताओ, HClO3 का Cl2O3 होगा, ठीक है, HClO4 का या फिर Cl2O4 होगा या फिर Cl2O5 होगा, ये बताओ ABC में से क्या बेटा, मैंने your option B, Cl2O4 Cl2O4 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। बस यही करना है, तो अब तुम समझ में आ गया ना क्या करना है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, इसका क्या होगा, Cl2O4 हो जाएगा और इसका Cl2O3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका बेटा जब निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका C2O4 हो जाएगा, O4 ऐसे नोट बेटा, है वो ठीक है। लिख लो बेटा जल्दी फटाफट, Sir, done. so done इसका आप लिख लो O5 P2O5, ठीक है, और इसका लिख दो, इसका क्या हो जाएगा बताओ, P2O इसका क्या हो जाएगा P2O4 होगा P2O3 होगा, sir P2O3 O3 होगा, और HNO3 का जब लिखो कितना हो जाएगा N2O4 आ जाएगा इसका, ठीक है, और लास्ट लिखो तो बेटा इसका हो जाएगा B2O3 O3 समझ गए। yes sir अब देखो क्वेश्चन तुमसे कैसा पूछा जाएगा, तुमसे कहेगा कि भैया बताओ एनहाइड्रस फॉर्म बताना है, अगर तुमने P2O5 की रिएक्शन कहेगा H2O से करा दी, H2O से, बताओ क्या बनेगा, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, कहेगा बताओ H3PO4 बनेगा कि H3PO3 बनेगा, देख के मत बताना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, ये वाला कि कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, H2PO5. PO5 तो है नहीं, ऑप्शन में ही कहाँ है, PO4 H3PO4 ठीक है, H3PO H3PO4. H3PO4 बनेगा, दूसरे वाले का बनाओ, दूसरे वाले को बताओ बेटा, H3PO4, क्यों बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की निकाली, कितनी निकल गया है +5, तो यहाँ भी +5 वाले तो लेंगे, तो इसकी +5 है, इसकी +5 है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे निकालो कितनी, इसकी कितनी है +5 है, तो +5 वाला कौन सा हो जाएगा बताओ, सॉरी +5 क्यों होगी, यहाँ पे +3 होगी, यहाँ पे होगी +3, तो इसमें +3 किसकी, इसकी +3 है, समझ गए। H3PO2 तो yes इस टाइप sir से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। yes sir अब हमें इतना लग रहा है कि अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं, एक बेटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसे और लिख लो कि अगर आपने NO2 की रिएक्शन कहीं धोखे मगर वाटर से करा दी, तो उस केस में बेटा देखो HNO3 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका HNO2 भी मिलेगा, HNO2 भी मिलेगा। NO2 एकमात्र ऐसा आपका ऑक्सो एसिड है जो 2 एनहाइड्रस फॉर्म देता है, ठीक है, एक +5 वाली भी देता है और एक +3 वाली भी देता है, और जबकि इसकी है कितनी, है इसकी +4, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन जो है इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये तो कुछ अलग ही बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। जनरली क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एनहाइड्रस फॉर्म बनेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, NO2 जो होता है आपका, ये वाटर से रिएक्ट करके +5 एंड +3 दोनों आपके एनहाइड्रस फॉर्म देता है, ठीक है। yes sir इतना क्लियर है कि नहीं बताओ, Yes, sir. अगर नहीं है तुम 10 मिनट और रुक सकते, तुम अपना बताओ तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना बेटा सबको, चले घर सोए चल के, तुम लोग भी जाओ अपना खा पी के सो, मजे करो, ठीक है, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, और इसके आगे का जो भी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके तनिष्का, थैंक यू, तनिष्का थैंक यू, थैंक यू, चलो भैया मजेदार, Thank you, sir.
सर बाय सर आदि थैंक गुड यू, नाइट आयुष बाय बाय Bye, बाय, sir. जा रहे हम, बाय कनिका, थैंक यू बेटा, गुड नाइट, Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय। चलो भैया चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी, बाय बाय, तब तक ध्यान रखना सब लोग अपना। Bye, sir. हाँ, बस